चलिए, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू लाइक इंग्लिश। आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फ्रेज चैप्टर नहीं बोल सकते, बस एक इंग्लिश का एक अलग पार्ट है, उस चीज़ को शुरुआत करते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि इसको हम लोग याद कैसे करें। सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के लिए यही होता है। चैलेंज ये होता है कि इसको लंबे समय तक के दिमाग में कैसे रखें। कहीं ना कहीं ये हर जगह बुक में मिलता है, लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, लेकिन उसको पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको लंबे समय तक दिमाग में नहीं रख पाते। और अगर पढ़ के भी जाते हैं तो एग्जाम में वो सही नहीं हो पाता, सही आंसर को कनेक्ट नहीं कर पाते। रीजन मात्र एक है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, रट के जाते हैं, रिसाइट करके जाते हैं, और वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो फिर आपका सही कनेक्ट हो पाना इम्पॉसिबल है। तो आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं, या फिर पढ़े तो कैसे करें। आज उसकी शुरुआत करते हैं और वो ए से शुरू करते हैं। पहले प्रीवियस ईयर पे ध्यान करेंगे, फिर बाकी और भी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बढ़ता जाएगा, एलिब्रेट होता जाएगा। उसमें पहला एक लिखा हुआ है एबीसी। क्या लिखा हुआ है? एबीसी। एबीसी का मतलब क्या होता है? ऐसे देखा जाए तो एबीसी का कोई हिंदी मीनिंग तो होता नहीं है, क्योंकि हिंदी एबीसी जो होता है वो इंग्लिश का एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट, अब इसका अल्फाबेट का मीनिंग क्या होता है? ए का मीनिंग क्या होगा, बी का मीनिंग क्या होगा, सी का मीनिंग क्या होगा, डी का मीनिंग क्या होगा? बताइए, कुछ डी का मीनिंग होगा? नहीं होगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्द या कोई वर्ड मिल करके एक नए चीजों का निर्माण करते, एक नया मीनिंग देते हैं, वही इडियम्स और फ्रेज कहलाता है। तो एबीसी का मतलब क्या होता है? मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज। मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज। मोस्ट मतलब होता है सबसे शुरुआत, प्रारंभिक, मतलब मोस्ट मतलब सबसे अधिक, और एलिमेंट्री मतलब शुरुआत का। तो मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज मतलब जब शुरुआत का ज्ञान, मतलब जो स्टार्टिंग जिसको बोल सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल प्रारंभिक ज्ञान बोल सकते हैं। इस चीज को स्पोकन में भी आप बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर देखिए, सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको अपने पर्सनल लाइफ में यूज करिए। अब जब यूज करने आ गया ना, तो फिर वो चीजें आसान हो जाएगा। बट इफ यू ट्राई टू रिसाइट, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। जैसे हम बोल सकते हैं, आई डोंट नो एबीसी इन द ड्राइविंग। अरे तुम्हें ड्राइविंग आती है? नहीं। अरे नहीं नहीं, उसको कहां से ड्राइविंग आएगी? वो तो ड्राइविंग में एबीसी भी नहीं जानता। एबीसी मतलब शुरुआत का। आई डोंट नो एबीसी इन द बिजनेस, आई डोंट नो एबीसी इन द म्यूजिक। अब ऐसे हम लोग कभी कभी कोई रियलिटी शो देखते हैं ना, तो कोई भी सिंगर या कोई भी कंटेस्टेंट अगर गाना गाता है या गाते हैं, तो हम लोग को तो लगता है कि सब तो अच्छा गा रहा है, तो सुर ऊंचा हो गया या सुर नीचा हो गया, ये क्या होता है? ये सुर ऊंचा या नीचा हम लोगों को समझ में आता है, बस हम लोग को लगता है कि सब सही है। तो क्या बोलेंगे, उसको कहाँ से समझ में आएगा? वो तो एबीसी है म्यूजिक में, एबीसी है ड्राइविंग में, एबीसी है बिजनेस में, मतलब नवसिखुआ जिसको आप बोल सकते हैं, शुरुआत अभी किया है वो। तो बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, सर मुझे मैथ में नहीं आता, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं आता है, तो आप बोल सकते हैं, सर आई डोंट नो एबीसी इन द इंग्लिश, आई डोंट नो एबीसी इन द मैथमेटिक्स, आई डोंट नो एबीसी इन द जीके। मुझे कुछ नहीं आता, मतलब नहीं के बराबर, अभी मैं सीख रहा हूँ। प्रारंभिक ज्ञान बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, हाँ याद रखिएगा, मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज। एग्जाम में यही वर्ड मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। आप मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज के जगह पर बिगिनिंग भी बोल सकता है, स्टार्टिंग कुछ भी ऐसा बोल सकता है, लर्नर भी बोल सकता है, जो स्टार्टिंग का सेंस देता है। कोई जरूरी नहीं कि यही दे देगा, ये तो हमने आपको समझाने की कोशिश किया कैसा दे सकता है। और हिंदी तो रटना भी मत, क्योंकि इसका हिंदी एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं कि हिंदी रट के चले जाओगे, नहीं। इंग्लिश है तो उसको अंग्रेजी से ही समझने की कोशिश करो। दैट विल बी द इजीएस्ट पार्ट। टू डू समथिंग एबव बोर्ड, टू डू समथिंग एबव बोर्ड, समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, टू डू समथिंग। बोर्ड का मतलब एक प्रकार का संगठन, एक संस्था, आप ऐसा समझ सकते हैं, समझने के लिए सिर्फ। टू डू समथिंग एबव बोर्ड का मतलब होता है टू डू समथिंग ओपनली। अब एक संगठन है, एक बोर्ड है, उसके सामने आप कर रहे हैं। अब मान लिया जाए कि कुछ भी काम आप खुलेआम कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वही हो गया खुल्लम खुल्ला करना, टू डू समथिंग ओपनली। अच्छा, ओपनली ना बोल करके वहां पर एग्जाम में ये भी बोल सकता है, टू डू समथिंग
विदाउट एनी सीक्रेट। तो ओपनली का मतलब खुलेआम, विदाउट एनी सीक्रेट का मतलब भी खुलेआम ही होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ओपनली बोल सकते हैं, विदाउट एनी सीक्रेट बोल सकते हैं, रिवील द सीक्रेट बोल सकते हैं आप, उजागर करके करना, सबके सामने करना, पब्लिकली करना, ये सब सारे शब्द बोल सकते हैं। ये घुमा सकता है, इसमें वो कोई घुमावदार नहीं काम करेगा, वो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये बदल सकता है। वो बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि हर एग्जामिनर का बोलने का, समझाने का तरीका अलग होता है, तो ये चीजों को समझना है। टू सेटल वंस अकाउंट विद, टू सेटल वंस अकाउंट विद मतलब क्या होता है? टू पे व्हाट वंस ओए टू समवन, टू पे व्हाट वंस ओए टू समवन मतलब इसका सीधा सीधी बात करें तो हिसाब किताब चुकता करना होता है। मतलब अगर हम कोई चीज उधार लिए हैं या कोई चीज हम ऐसे बोरो किए हैं तो उसको वापस दे देना, एक तरह से रिटर्न करना भी आप बोल सकते हैं। हिसाब किताब चुकता करना का मतलब क्या होता है? कभी हम उससे लिए थे, आज उसको हम फिर से वापस कर दे रहे हैं, तो वही तो हुआ। तो हिसाब किताब चुकता करना का मतलब, अब बात करें तो मेकअप करना भी हो जाएगा कि तुम्हारा लिए थे, आज मेकअप हो गया, बराबर हो गया। ऐसा होता है नहीं होता है? तो आप हर तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट दे सकता है। यहाँ पे माफ करिएगा, टू पे, पे मतलब दे देना, जमा कर देना, चुकता कर देना, शुल्क जमा कर देना। व्हाट वंस ओए टू समवन जब आप किसी से कुछ लिए थे या बकाया था, इसी का मतलब होता है पूरा करना बोल सकते, हिसाब किताब चुकता करना बोल सकते। आगे समझिएगा क्या लिखा हुआ, टू टेक इनटू अकाउंट। क्या लिखा हुआ? टू टेक इनटू अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब, अकाउंट का मतलब सिर्फ अकाउंट नहीं समझिएगा, मतलब अकाउंट का मतलब वो बैंक अकाउंट बोलते हैं ना, ऐसा नहीं समझिएगा। अकाउंट का मतलब समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति, देखो लिखा हुआ है टू कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, कंसीडर का मतलब विचार करना, हाँ, सोचना, समझना, फील करना, रियलाइज करना, ध्यान में रखना, आप ऐसा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, टू कंसीडर बोल सकते, टू थिंक बोल सकते। इसका मतलब क्या होगा कि किसी बात को ध्यान में रखना। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई चीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे चीजों का आप ध्यान रखते हैं। जैसे घर बनाते हैं तो आप, अभी तो कार नहीं है मेरे पास, अभी हमारे पास कार नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो हमारे पास होगा, पढ़ेंगे हम सब, जॉब लगेगा, पैसे कमाएंगे, फिर तो शौक ही पूरा करना है ना। तो फिर तो अब घर बना रहे हैं या पापा बना रहे हैं, तो पापा को तो ये आइडिया तो जरूर रखते हैं कि आगे कार रखेंगे तो कार कहाँ होगा, नाली कैसे निकलेगा, ड्रेन कैसे सिस्टम होंगे, ड्रेनिंग सिस्टम कैसा होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि किसी भी बात को ध्यान में रखना। बात समझ पा रहे हैं? फ्यूचर में ध्यान रखना, तो यही होता है टू टेक इनटू अकाउंट। ठीक है ना? मेरे प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखना, मेरी बातों को भी ध्यान में रखना। बोलते नहीं बोलते, मम्मी पापा भैया दीदी जो भी बाहर जा रहे होते तो समझाते हैं, मेरी बात को ध्यान में रखना। टेक इनटू अकाउंट व्हाट आई सेड टू यू। सुनिएगा क्या लिखा हुआ, विद इन एन एस ऑफ। क्या लिखा हुआ है? विद इन एन एस ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? विद इन एन एस ऑफ का मतलब क्या होता है? फेलिंग। फेल मतलब, देखो फेल का मतलब होता है असफल होना, हम सब जानते हैं, लेकिन फेल का मतलब बचना भी तो होता है। फेल का मतलब असफल होना सिर्फ आप लोग रट लिए हैं, और बड़े बड़े लोग तो फेल का डेफिनेशन ही बदल दिए। ठीक है, हम लोग को फेल से डर लगता है, लेकिन बड़े बड़े लोग फेल का डेफिनेशन ही चेंज कर रखे हैं। समझिएगा, जैसे फेलिंग और एस्केप बाय अ नैरो मार्जिन। इसका एस्केप मतलब होता है बच निकलना, तो विद इन एन एस ऑफ का मतलब होता है बाल बाल बचना। बचना मतलब अगर गोली लगना था, गोली लगने से असफल हो गया, एक तरह से समझा जाए तो फेल हो गया, वो पीछे रह गया। वो अगर थोड़ा सा आगे रहता तो वो क्या होता, शायद उसका कुछ और कहानी हो जाता। तो मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, फेलिंग और एस्केपिंग बाय अ नैरो मार्जिन, बाल बाल बचना। फेल का मतलब असफल होना भी बोल सकते हैं, और पीछे रह जाना भी आप बोल सकते हैं। बात तो सही है ना? आपका दोस्त सब पास हो गया, आप पीछे रह गए, फेल हो गए, असफल हो गए, उसी क्लास में आप रह गए। तो पीछे होना भी होता है, बच जाना भी होता है। सब पास हो गया, तू ही बच गया जी, अच्छा तुम ही बच गए। तो याद रखिएगा, सिर्फ किसी भी वर्ड को एक मीनिंग नहीं होता जिसका आप रट सके। आगे समझिएगा क्या लिखा हुआ है, एचिल हिल्स।
एक्चुअली एचिल हिल्स का मतलब क्या होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, फिर से हम आपको बता दें, एक ही चीज पे बार बार ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज पे, कि इसको रट नहीं लेना, हम लोग को रटना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर इस बात को, यह स्टेटमेंट को ना दे करके कोई और भी स्टेटमेंट वो दे सकते हैं जो वो समझते हैं, क्योंकि वो बहुत अनुभवी होते हैं। आपके इमोशंस के साथ उनको खेलने में, आपका क्या सोच है, आपका क्या इमोशंस हो सकता है इसके प्रति, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आराम से समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही बस यही होता है कि बस आप एग्जामिनर क्या सोच करके क्वेश्चन को बनाया है, वो सोच मैच कर गए तो आप सेलेक्ट हो गए, सोच मैच नहीं किया या आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए तो फिर पीछे रह जाइएगा। सोच मैच करना होता है। देखो ध्यान से, आगे देखिएगा, एनी पार्ट और एरिया दैट इज वल्नरेबल, मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट, मतलब एक ऐसा भाग या फिर एक वैसी एरिया जो वेदनीय हो। वेदनीय मतलब जिसको आसानी से चोट पहुंचाया जा सके, आसानी से हिट कर सके, आसानी से उस पर हम नुकसान पहुंचाकर हम इंटर कर सके। और ये हर इंसान का, हर चीज का एक कमजोर पहलू होता है। तो एचिल हिल्स का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि कमजोर पहलू। जैसे मान लिया जाए कि मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते होंगे, तो मूवी में देखते हैं कि जो एक्टर होते हैं, जो लीड रोल में होते हैं, हीरो होते हैं, उसके पास कोई कमजोरी नहीं होता, लेकिन विलेन क्या करता है, उसके फैमिली वालों को मतलब किडनैप कर लेता है, मम्मी को, पापा को, या फिर उसके कोई रिलेटिव को, या फिर एक्ट्रेस को जिससे वो प्यार करता है, जो भी है, प्रेमिका है। अब क्या हुआ, अब देखो एक्टर और एक्ट्रेस क्या होता है, एक्टर जो होता है वो क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ता नहीं पड़ता, मतलब हर व्यक्ति का या वस्तु का एक कमजोर पक्ष होता है। समझ पा रहे? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का अंग्रेजी कमजोर पहलू होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अगर अंग्रेजी ठीक हो जाए ना तो फिर आसान है जॉब के लिए। इसका मतलब कि कमजोर पक्ष आपका अंग्रेजी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अगर मैथ ठीक हो जाए ना तो फिर जॉब आसान है, मतलब उसका क्या है, मैथ कमजोर पक्ष है। तो किसी का जीके कमजोर पक्ष होता है और रीजनिंग किसी का कमजोर पक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते, एचिल हिल्स। एचिल हिल्स नहीं समझे, मम्मी कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन मम्मी के सामने अगर उसके बच्चे को क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए, किडनैप कर लीजिए, फिर वो बच्चे के लिए क्या हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी। मतलब वो एचिल हिल्स है। हर व्यक्ति का, आपका छोटा भाई कोई परेशान कर रहा है, आप किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहे, आपके फैमिली वाले को टारगेट कर लेगा, तुम छोड़ो नहीं तो नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारे फैमिली को। अब आप थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। तो एचिल हिल्स का मतलब होता है वो कमजोर पहलू। समझ पा रहे, एनी पार्ट, वो एरिया चाहे तो कोई भी हो, चाहे तो आपका मैथ का सेक्शन हो, चाहे तो मैथ का सेक्शन हो, मैथ का एरिया हो, इंग्लिश का हो या जीके का हो। तो एनी पार्ट और एरिया दैट इज वल्नरेबल, किसी व्यक्ति या वस्तु का कमजोर पक्ष आप बोल सकते हैं। हर व्यक्ति का वस्तु का कमजोर पक्ष होता है। ऐसे देखिएगा, एड फ्यूल टू फायर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एड फ्यूल टू फायर। लेकिन फिर से वही बात है, समझने की कोशिश करिए। आग में घी डालने का बोल सकते हैं, और इसी शब्द से आप ऐसा समझ सकते हैं जले पर नमक छिड़कना भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन सेंस कैसा कह रहा है समझिएगा। टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट, आप चाहे तो मोर स्ट्रांगली बोल सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा बोल देना जिससे व्यक्ति और बुरे तरीके से रिएक्ट करे। एक तो पहले ऑलरेडी गुस्से में था और फिर कुछ बोल देना, इसका मतलब को वो और काफी उग्र होकर के, काफी फायर्स होकर के, वायलेंट होकर के वो रिएक्ट करे। तभी तो बोलते हैं, एक तो दुख में ऐसे ही है और ऊपर से तुम दुख दे रहे हो, इसका मतलब जले पे नमक छिड़कना बोल सकते हैं आप। एड फ्यूल टू फायर, आग में और घी डालना आप बोल सकते हैं ऐसा। टू से समथिंग, कुछ ऐसा बोल देना दैट मेक्स पीपल रिएक्ट, जो लोग और ज्यादा उत्तेजित होकर रिएक्ट करें। वही हो गया आग में घी डालने का काम करना। क्या लिखा हुआ है, टू पुट ऑन ईयर्स। पुट ऑन ईयर्स का मतलब होता है
अस्वाभाविक तरीके से बिहेव करना। अब इसका मतलब क्या होता है? टू बिहेव इन अननेचुरल वे इन द होप ऑफ इंप्रेसिंग पीपल। पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है कि टू बिहेव इन एन अननेचुरल वे इन द होप ऑफ इंप्रेसिंग पीपल, मतलब अस्वाभाविक तरीके से बिहेव करना। एक्चुअली मतलब अपने कैरेक्टर, अपने स्टैंडर्ड, अपने आचरण से हट करके बिहेव करना, उसी को अस्वाभाविक तरीके से बिहेव करना। कभी कभी कोई छोटा बच्चा, हमेशा वो नटखट बच्चे, नटखट बदमाशी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कभी कभी हमेशा बदमाशी करने वाला है, उल्टा पलटा सवाल करने वाला है, सबको हंसाते रहने वाला बच्चा, एक दिन वो अशांत बैठा पड़ा है, बिहेवियर में बदलाव आया। आज ऐसा क्यों कर रहा है? सबको घर में पूछेगा क्या हुआ उसको, आज ऐसे क्यों कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो अस्वाभाविक तरीके से बिहेव कर रहा है, जो उसका स्वभाव है ना उससे वो हट करके बिहेव कर रहा है। जैसे इलेक्शन के समय बहुत सारे मंत्री जी आते हैं ना, वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसे लगता है कि वो ही आपके अपने शुभचिंतक हैं, और जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद फिर नजर नहीं आते। मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि कोई भी चीज सिर्फ उसी की बात नहीं करेंगे। बहुत सारे हमारे बीच में फेदर वेदर फ्रेंड भी हैं, मौका पास दोस्त जिसको बोल सकते हैं, जब उनसे काम लेना होगा तो ऐसे बात करें कि मतलब करना ही करना है, समझ पा रहे, लेकिन जैसे काम निकल गया तो फिर क्या हो गया, वो साइड हो गया। तो हम लोग तो अब समझदार हो चुके हैं, पढ़ चुके, पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझदार भी हो चुके हैं, हम सब समझ जाते हैं कि अच्छा कभी तो बात नहीं किया साल 2 साल में, आज वो बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई जरूर काम होगा, तभी तो अस्वाभाविक तरीके से बिहेव कर रहा है। कभी देखते के साथ वो कट लेता था, आज वो मिल के बात क्यों कर रहा है? मतलब यहाँ पे सीधा सीधी पुट ऑन एयर्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे कैसे दिखावे के लिए, टू बिहेव इन अननेचुरल वे इन द होप ऑफ इंप्रेसिंग पीपल, अस्वाभाविक तरीके से बिहेव करना। क्यों भाई? ताकि लोगों को इंप्रेस हम कर सके, तो वही होता है अस्वाभाविक तरीके से व्यवहार करना। क्यों ऐसा कर रहा है? ताकि हम लोगों को अपने तरफ आकर्षित हम कर सके। आगे देखिएगा, एयर्स एंड ग्रेस। एयर्स एंड ग्रेस, एयर्स एंड ग्रेस का मतलब क्या होता है? फुलिश एग्जैगरेटेड वे ऑफ बिहेविंग पीपल। इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। फुलिश वर्ड तो सीधा सीधे दिख रहा है, एग्जैगरेटेड वे ऑफ बिहेविंग मतलब काफी, कैसे बोल सकते हैं, कभी कभी कोई काम करते हैं ना तो कभी कभी इतना ज्यादा हम लोग खुश हो जाते हैं या फिर इतना ज्यादा हो जाते हैं ना तो लगता है कि मूर्खतापूर्ण ही व्यवहार हो रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से समझ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से, ABC मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज, प्रारंभिक विज्ञान बोल सकते हैं। टू डू समथिंग एबव बोर्ड मतलब टू डू समथिंग ओपनली विदाउट एनी सीक्रेट, आप ऐसा बोल सकते हैं। टू सेटल वंस अकाउंट विद बोल सकते हैं, हिसाब किताब चुकता करना बोल सकते हैं। टू पे व्हाट वंस ओए टू समवन, टू टेक इनटू अकाउंट विचार करना, विमर्श करना, सोचना, आप ऐसा समझ सकते हैं। टू टेक इनटू अकाउंट ध्यान में रखना, माइंड में रखना। विदिनेस ऑफ फेलिंग, असफल हो जाना, पीछे रह जाना, बच जाना, एक्सकेप बाय नैरो मार्जिन, बाल बाल बचना, आप ऐसा बोल सकते हैं। एचल हिल्स, किसी व्यक्ति या वस्तु या जानवर, कोई भी हो सकता है, उसका कमजोर पक्ष, बात समझ पा रहे? तो किसी व्यक्ति वस्तु का कमजोर पक्ष ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर? आगे देखिएगा, ऐड फ्यूल टू फायर, जले पे नमक छिड़कना बोल सकते हैं, आग में घी डालना बोल सकते हैं। इसको दूसरे सेंस में ऐसा एग्जाम में पूछा गया था कि कुछ ऐसा बोल देना जो व्यक्ति और ज्यादा उग्र होकर रिएक्ट करे, तो आग में घी डालने का काम करना बोल सकते हैं। पुट ऑन एयर्स का मतलब वही होता है, टू बिहेव इन अननेचुरल वे इन द होप ऑफ इंप्रेसिंग पीपल, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अस्वाभाविक तरीके से व्यवहार करना। एयर्स एंड ग्रेस का मतलब होता है, एयर्स एंड ग्रेस फुलिश एग्जैगरेटेड वे ऑफ बिहेविंग, मूर्खतापूर्ण बोल सकते हैं, ठीक है ना? बचकानी हरकतें, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।